हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप सीएचसी सेंटर एग्जाम क्लास 11th की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए जनरल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज, यानी निम्न में से कौन गैसों का सामान्य गुण नहीं है। ऑप्शन ए है हाई फ्लूइडिटी यानी दोस्तों अधिक तरलता। ऑप्शन बी है हाई कंप्रेसिबिलिटी यानी अधिक संपीड्यता। ऑप्शन सी है लार्ज वॉल्यूम यानी अधिक आयतन। ऑप्शन डी है दोस्तों हाई डेंसिटी यानी कि अधिक घनत्व। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो वो गैसों की नहीं है, ठीक है ना। पहला दोस्तों हाई फ्लूइडिटी। दोस्तों ये प्रॉपर्टी क्या है, गैसों की होती है। हाई कंप्रेसिबिलिटी भी हाई होती है दोस्तों गैसों की। और हाई वॉल्यूम या फिर लार्ज वॉल्यूम भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों डेंसिटी दोस्तों उनकी हाई नहीं होती गैसेस की, बल्कि लो होती है। दोस्तों आपको पता होगा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर दोस्तों वॉल्यूम ज़्यादा हुई और मास हुआ कम तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब दोस्तों जो गैसेस है उनकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है, वॉल्यूम ज़्यादा हुई, ये तो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। तो इसका मतलब दोस्तों डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी कम, अगर वॉल्यूम दोस्तों कम होती तब दोस्तों डेंसिटी क्या होती, ज़्यादा होती। सॉलिड की दोस्तों डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है और सबसे कम होती है दोस्तों गैसेज की। तो हाई डेंसिटी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स नोट शो डिफ्यूजन, कौन से दोस्तों युग्म है जो विसरण नहीं दर्शाएंगे। क्या नहीं दर्शाएंगे, विसरण यानी डिफ्यूजन नहीं शो करेंगे। ऑप्शन ए है क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन बी है क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ऑप्शन सी है वाटर एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन डी है दोस्तों साल्ट एंड सैंड। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिफ्यूजन क्या होता है। दोस्तों कोई भी एक सब्सटेंस है, उसमें जब हम दूसरे सब्सटेंस को ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तब क्या होता है, जो सब्सटेंस है उसके बीच में मूवमेंट होती है। मूवमेंट कैसे होती है दोस्तों, जैसे आपने कोई सब्सटेंस मिलाया तो वो क्या करेगा, सब्सटेंस पूरे जो भी मान ले दोस्तों, उसमें दोस्तों एक तो हाई कंसंट्रेशन वाला रीजन होता है, एक लो कंसंट्रेशन वाला रीजन होता है। यानी जहाँ पे उस सब्सटेंस की मात्रा कम है एक वो रीजन होगा, और जहाँ पे उस सब्सटेंस की मात्रा ज़्यादा है वो होगा। तो दोस्तों जो मूवमेंट होगी सब्सटेंस की वो कैसे होगी, हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन तक उसकी मूवमेंट होगी। जहाँ पे मात्रा ज़्यादा है वहाँ से वो वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेगा जहाँ पे बहुत कम मात्रा है। ताकि दोस्तों ऐसा क्यों होता है, ताकि जो भी सब्सटेंस आपने मिलाया है वो यूनिफॉर्मली फैल जाए, पूरे मतलब जो सोल्यूशन है, जो मिक्सचर है, वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाए, ठीक है ना, इसलिए। लेकिन दोस्तों ऐसा सिर्फ किस में होता है, जो लिक्विड हो गए और गैस हो गए उसमें होता है। सॉलिड में ऐसा नहीं होता। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर आप क्लोरीन और ऑक्सीजन के मिलाओगे तो यूनिफॉर्मली आपस में मिक्स हो जाएंगी। क्लोरीन ब्रोमीन में भी यही होगा, वाटर एंड ऑक्सीजन में भी यही होगा। लेकिन दोस्तों जब आप नमक और रेत को, साल्ट और सैंड को आपस में मिलाओगे तो यूनिफॉर्मली दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगी। तो यानी दोस्तों नमक और रेत में डिफ्यूजन नहीं होगा। ऑप्शन डी वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है दोस्तों, डिफ्यूजन में जब भी डिफ्यूजन आए किसी में नहीं होता तो जो सॉलिड वाले दो मिक्सचर दिखेंगे ना, वही दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एट वट टेम्परेचर द थर्मोमीटर रीडिंग इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आर सेम, यानी दोस्तों किस तापमान पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों मानकों पर जो समान परिणाम दिखेगा, यानी दोनों पे जो टेम्परेचर की मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा। पहला -40 पे, दूसरा 273, तीसरा 0, चौथा दोस्तों 100। तो आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, इससे आप बाय फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, एफ यानी कि फ़ारेनहाइट में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 9/5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सी, प्लस में क्या आता है दोस्तों 32। अगर दोस्तों मैं मान के चलूँ कि फ़ारेनहाइट पे भी एक्स टेम्परेचर है और दोस्तों डिग्री सेल्सियस में भी एक्स है, तो यहाँ पे मैं एक्स रख के चलूंगा, प्लस क्या करूंगा 32। तो दोस्तों एक इक्वेशन बन गई, यहाँ पे इक्वेशन बनेगी दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे 5 एलसीएम लूंगा दोस्तों, तो 5 एलसीएम लूंगा तो मल्टीप्लाई भी यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या बनेगा, 9x प्लस 32 इंटू 5 बन गया, और 5 इस साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बनेगा, 5x इज इक्वल टू, ऊपर क्या था दोस्तों, ऊपर यहाँ पे दोस्तों क्या था 9x था, कितना था 9x था, ठीक है ना। और प्लस में क्या था दोस्तों 32 इंटू दोस्तों 5 आ गया, 32 इंटू 5 आ गया। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा मुझे लगता है गड़बड़ होगी, क्योंकि यहाँ पे 5 यहाँ पे आएगा, 5/9 होगा, ठीक है ना। 9x इज इक्वल टू क्या होगा, 5x प्लस 32 इंटू 5 हो गया। तो दोस्तों इस साइड जाके माइनस होगा तो 4x हो जाएगा, वहाँ पे दोस्तों 5/9 आएगा, 9/5 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 32 इंटू 5 हो गया। अब इसको 4 से काटो, 4 8 32, 8 5 40, तो एक्स की, अच्छा ठीक था दोस्तों, सही था, क्योंकि माइनस में आएगा ना,
सही था, ठीक है ना, यहाँ पे वो सही था दोस्तों, गलत नहीं था। यानी कि 5x इज इक्वल टू 9x प्लस 32 इंटू 5 आया था, ठीक है ना। तो मुझे लगा गलत होगा, लेकिन वो सही था। यहाँ पे दोस्तों माइनस में होगा, इस साइड जाके माइनस के 4x होगा, और यहाँ पे कितना बनेगा, 32 गुना 5 बनेगा, तो 4 अट्ठे 32, तो 8 पंजे 40, माइनस 40 बनेगा, ठीक है ना। तो मुझे लगा दोस्तों ये गलत है, लेकिन ये बिल्कुल सही था। 5x 9/5 ही होता है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, और डिग्री सेल्सियस वाला फिर प्लस में 32। तो इस हिसाब से दोस्तों कितना आ जाएगा, -40 आ जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है, 9/5 होता है सेल्सियस, फिर दोस्तों 35, ये आपका आंसर, ये इसका फॉर्मूला होता है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन होता है। तो ऑप्शन ए वाला दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गैस को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय, गैस को दोस्तों लिक्विफाई किया जाता है कैसे। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, गैस को लिक्विफाई करना है दोस्तों, गैस को क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है। ये दोस्तों हो सकता है लिक्विड को क्या बनाना हो, सॉलिड बनाना है। अगर आप दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आपको क्या करना है, जो पानी है उसको बर्फ बनाना है, क्या बनाना है, बर्फ बनाना है। पानी को दोस्तों क्या बनाना है, बर्फ बनाना है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि फ्रिज में रखोगे। फ्रिज में क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर कम होता है, ज़्यादा टेम्परेचर कम होता है। तो लिक्विड से अगर सॉलिड बनाना है तो टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। इसी प्रकार गैस से लिक्विड बनाना है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर तो दोस्तों कम होगा, यानी कि डिक्रीजिंग टेम्परेचर, पहले में इंक्रीजिंग है, नहीं होगा, ठीक है ना। और इसमें दोनों में इंक्रीजिंग है, ये भी नहीं होगा। तो इंक्रीजिंग नहीं, टेम्परेचर तो डिक्रीजिंग होगा, यानी कि या तो ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन डी होगा। अब बात करें दोस्तों प्रेशर की, किसकी, प्रेशर की। दोस्तों आपने सुना होगा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना। जब सीएनजी को उसको स्टोर किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। अगर गैस को दोस्तों लिक्विफाई करना है ना, तो उसको कंप्रेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब दोस्तों प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा, प्रेशर करना पड़ेगा ज्यादा। टेम्परेचर दोस्तों कम रखना होता है और प्रेशर ज्यादा रखना होता है, तो कम टेम्परेचर और ज्यादा प्रेशर पे, यानी कि डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम करके और प्रेशर को बढ़ा के हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और कभी कभी दोस्तों आपको टेम्परेचर बढ़ाना और घटाना या प्रेशर नहीं देगा, आपको कहेगा कंप्रेसिंग एंड कूलिंग। तो अगर ऑप्शन में हुआ कंप्रेसिंग एंड कूलिंग से हम क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विफाई, तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरगो सब्लिमेशन, निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन हो सकता है। कैम्फर यानी कपूर, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, चोक, या फिर चीनी यानी शुगर का ऊर्ध्वपातन हो सकता है। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सब्लिमेशन होता क्या है, ऊर्ध्वपातन होता क्या है। दोस्तों आपको पता है 3 स्टेट्स होती है मैटर की, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। ये तीनों दोस्तों आपस में चेंज हो सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस से यहाँ पे सॉलिड, या फिर सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड, ये आपस में दोस्तों इंटरचेंज हो सकती है। जब भी दोस्तों सॉलिड से लिक्विड बनेगा, यानी कि बर्फ का पानी बन गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, यानी कि पिघल गया हो। फ्यूजन भी बोलते हैं, मेल्टिंग भी बोलते हैं। अगर दोस्तों लिक्विड से गैस बनेगी, जैसे आप पानी को गर्म करते हो तो उबल के वो क्या है, वाष्प बन के उड़ जाता है, तो इस प्रोसेस को वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन बोलते हैं। और गैस से सॉलिड बनने की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। उल्टा करेंगे, अगर दोस्तों सॉलिड से गैस बनती है, ठीक है ना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनेगी, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। गैस से डायरेक्ट क्या बना, लिक्विड बना, गैस से क्या बना दोस्तों, लिक्विड बना। गैस से जब भी दोस्तों लिक्विड बनते हैं, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे दोस्तों बादल, जो वाष्प है वो ऊपर जाके बादल बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। और लिक्विड से अगर सॉलिड बना, लिक्विड से क्या बना, सॉलिड, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। अगर बर्फ को पिघलाएंगे तो मेल्टिंग, लेकिन बर्फ दोबारा बनाएंगे पानी का तो फ्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आपको बताना है, आपको ये तो पता चलेगा सब्लिमेशन क्या होगी। सब्लिमेशन यानी जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड है जो कोई, वो डायरेक्ट दोस्तों गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। तो आपको बताना है दोस्तों, कैम्फर, नमक, चोक और चीनी, इनमें से किस में सब्लिमेशन होती है। दोस्तों आपने नेप्थलीन की गोलियां सुनी होगी, ठीक है ना। जो कपूर हो गया, नेप्थलीन की गोलियां होगी, ये दोस्तों क्या है, इसमें ये सब मतलब कि ऊर्ध्वपातित हो जाती हैं, सबलाइम हो जाती हैं। ऑप्शन ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कपड़ों में दोस्तों नेप्थलीन की गोलियां रखते हैं, ताकि जो कपड़ों में कीड़े वगैरह न लगे। लेकिन जब दोस्तों कुछ दिन बाद आपको देखते हो वो गोलियां गायब हो जाती हैं, वो दोस्तों डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है, और गैस उनके आसपास फैल जाती है, मतलब कपड़ों में फैल जाती है, जिससे कीड़े नहीं लगते। तो कपूर या नेप्थलीन की गोली आए, वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन मेटल, निम्न में से कौन सा अधातु है। पहला लेड, लेड दोस्तों क्या हमारा मेटल है, कैडमियम भी मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है। और सिलिकॉन दोस्तों हमारा नॉन मेटल तो नहीं है, ये हमारा मेटलॉइड है।
सिलिकॉन क्या है दोस्तों, मेटलॉइड है। मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, और जिनके दोस्तों प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है उनको दोस्तों मेटलॉइड बोलते हैं। सिलिकॉन दोस्तों हमारा मेटलॉइड है, लेकिन इसने नॉन मेटल पूछा। अब दोस्तों बाकी तीन तो मेटल है, तो ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकते। तो कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो पूछा होता है उससे थोड़ा डिफरेंट दिया होता है, लेकिन फिर भी दोस्तों हमें थोड़ा दिमाग लगा के यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया लगाना होता है कि क्या इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे ये तीनों तो दोस्तों मेटल है तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब ये वाला दोस्तों मेटलॉइड है, या तो दोस्तों क्वेश्चन गलत लिखा है, यहाँ पे मेटलॉइड पूछना चाहिए था, ये ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे नॉन मेटल ही देना चाहिए था। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो 6-7 दोस्तों हमारे मेटलॉइड होते हैं, जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह, ये हमारे मेटलॉइड होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है एन इमल्सन इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ, यानी इमल्सन एक कोलोइडल विलियन होता है जो कि मिश्रित करने पर बनता है। क्या मिक्स करने पे बनता है? पहला है 2 मिसिबल लिक्विड्स, यानी 2 विलयशील द्रव। तीसरा है 2 इमिसिबल लिक्विड, 2 अविलयशील द्रव। तीसरा है दोस्तों ए सोल्यूबल लिक्विड एंड सॉलिड, यानी एक घुलनशील ठोस और एक द्रव। चौथा है इनसोल्यूबल सॉलिड एंड ए लिक्विड, अघुलनशील ठोस और एक द्रव। तो किसको मिक्स करने पर दोस्तों इमल्सन बनता है? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, एक डिस्पर्जन फेस होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है। डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम होता है। अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें इमल्सन की, इमल्सन दोस्तों पहली बात तो 2 इमिसिबल लिक्विड से बनता है। किससे बनता है? 2 अविलयशील द्रवों से बनता है, इमिसिबल लिक्विड से बनता है। और अब आपको दोस्तों ध्यान में क्या रखना है, इमल्सन कैसे बनता है? दोस्तों इमल्सन है जो, अभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, यहाँ तो एक ये बात तो आपको रखनी है कि 2 इमिसिबल लिक्विड से बनता है। जितने भी दोस्तों सॉल्यूशन बनते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बनते हैं, जैसे लिक्विड गैस से क्या बनेगा, लिक्विड सॉलिड से क्या बनेगा, सॉलिड गैस से क्या बनेगा, गैस लिक्विड से, तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको दोस्तों आपने अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि किस डिस्पर्जन मीडियम में कौन सा डिस्पर्जन फेस रखेंगे, मतलब कि डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम अलग अलग रखने से कौन सा दोस्तों कोलोइड बनेगा, आपको ये याद कर लेना है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मिक्सचर, आपको बताना है निम्न में से कौन सा मिक्सचर है? विनेगर, बर्फ, कॉपर सल्फेट या फिर कार्बन। दोस्तों बर्फ हो गया, कॉपर सल्फेट और कार्बन, ये तो दोस्तों मिक्सचर नहीं है, लेकिन विनेगर है दोस्तों, ये मिक्सचर होगा। ये क्या होगा? मिक्सचर। अगर ये मिक्सचर हुआ तो किस किस चीज़ का ये मिक्सचर होता है? दोस्तों जो विनेगर है, एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड भी इसको बोलते हैं, और वाटर, इसका एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो ऑप्शन ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिक्विड डिस्पर्स्ड फेस एंड ए गैसियस डिस्पर्जन मीडियम। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, जो डिस्पर्स्ड फेस है वो तो लिक्विड होगा, और जो डिस्पर्स्ड मीडियम है वो क्या होगा? गैसियस हो गया। आपको बताना है डिस्पर्स्ड फेस क्या होगा दोस्तों? लिक्विड, और दोस्तों डिस्पर्स्ड जो मीडियम है वो क्या होगा? गैस। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा होगा। दोस्तों डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड और डिस्पर्स्ड मीडियम गैस, इसमें दोस्तों क्या होता है? एरोसोल होता है। क्या होता है? एरोसोल होता है। तो एरोसोल यानी कि क्लाउड वाला हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। एरोसोल यानी क्लाउड वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें जेल की, जेल में दोस्तों डिस्पर्जन जो फेस है वो हमारा लिक्विड होता है, और डिस्पर्जन मीडियम होता है सॉलिड, ठीक है ना। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? सॉलिड, और डिस्पर्जन फेस होता है लिक्विड। तो ये जेल में होता है। स्मोक में दोस्तों डिस्पर्जन फेस होगा सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा गैस। और साबुन के बुलबुले में गैस तो दोस्तों डिस्पर्जन फेस होता है, और डिस्पर्जन मीडियम दोस्तों लिक्विड होता है, इसको फोम भी बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ सल्फर इज हैवियर देन एन एटम ऑफ कार्बन, यानी सल्फर का एक परमाणु कार्बन के एक परमाणु से कितना गुना भारी होता है, कितना ज्यादा भारी होता है। दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए सल्फर और कार्बन का जो एटॉमिक ये मोलिकुलर मास है वो कितना होता है। दोस्तों सल्फर H2 होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारा मतलब कि जो सल्फर है दोस्तों वो S होगा, और कार्बन क्या होगा? C होगा। इसका जो सिंबल होता है, पहली बात तो कार्बन का सिंबल SC होता है, और सल्फर का दोस्तों S होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा, और इसका जो एटॉमिक मास है दोस्तों 12 होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 32 होता है। कितना होता है? 32। और 16 दोस्तों इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। अब हमें दोस्तों यहाँ पे मास की बात की है यहाँ पे, कि कितना जो सल्फर का एटम है वो कितना ज्यादा भारी होगा, कितने टाइम्स हैवियर होगा, किससे? कार्बन के एटम से। अब दोस्तों सल्फर का कितना है? 32, ठीक है ना, और कार्बन का कितना है? 12। तो हमें बताना है कि सल्फर कितना भारी है, तो डिवाइड कर देंगे, 4 8 32, 4 3 12, तो 8/3 टाइम्स क्या होगा? हैवियर होगा सल्फर का एटम कार्बन के एटम से। तो 8/3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है
द नंबर ऑफ मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन इज, 60 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या। दोस्तों जो नंबर ऑफ मोल्स है, ये मोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको अच्छे से कर लेने हैं। इनसे दोस्तों क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो मोल कंसेप्ट अच्छे से आपने कर लेना है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको बताना है 60 ग्राम में कितना होगा। अभी बताया दोस्तों कार्बन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, 12 होता है। यानी कि एक मोल में दोस्तों कितने ग्राम होते हैं, 12। अब यहाँ पे पूछा दोस्तों 60 ग्राम में कितने मोल होंगे। अब दोस्तों 12 में एक है तो 60 में कितना होगा, तो 12 के साथ डिवाइड कर देंगे तो 12 पंजे 60, यानी कि 5 मोल हो जाएगा। कितना, 5 मोल। ऑप्शन भी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, द रिएक्शन CH2 यानी ये बनेगा दोस्तों इथेन प्लस दोस्तों H2, जो कि क्या बनता है हमारा CH3 यानी कि इथेन बनता है। इथीन से दोस्तों क्या बना, इथेन बना जब इसमें H2 ऐड किया। तो आपको बताना है कि किस टाइप की मतलब कि किस टाइप की इक्वेशन है या मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन है। पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा डिहाइड्रेशन, तीसरा एडिशन, चौथा सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों ऑक्सीडेशन कब होती है, या तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है या हाइड्रोजन का लॉस होता है, या तो ऑक्सीजन ऐड की जाती है या हाइड्रोजन मतलब कि उसका लॉस होता है, ठीक है। या फिर दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में कहें, जब रिएक्टेंट की साइड में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तब ऑक्सीडेशन होती है। रिडक्शन इसकी उल्टी हो जाएगी। रिडक्शन में दोस्तों या तो हाइड्रोजन का यहाँ पे एडिशन होती है या फिर ऑक्सीजन की रिमूवल होती है। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का गेन होता है रिएक्टेंट साइड, तब दोस्तों रिडक्शन होती है। अब ये ऑक्सीडेशन तो होगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का दोस्तों मतलब कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं हुई, ऑक्सीजन ऐड नहीं हुई, रिडक्शन दोस्तों ऑप्शन में नहीं दी हुई, ठीक है ना। उसके बाद डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कब होती है दोस्तों, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी रिएक्शन में से हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर लेते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं, तब डिहाइड्रेशन होती है। तो ऐसा भी यहाँ पे नहीं हुआ है। एडिशन तब होता है जब दो या दो से ज्यादा दोस्तों रिएक्टेंट को जोड़ते हैं तो कोई एक यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, और इसमें दोस्तों यही हुआ है। इथेन में H2 जोड़ा है और इथेन बन गया, तो इसका मतलब दोस्तों ये हमारी हो जाएगी एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था, जब दोस्तों कोई किसी कंपाउंड में किसी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर देता है, तब दोस्तों क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, A white precipitate is obtained by adding common salt solution in a solution of dash, यानी सामान्य लवण के विलयन को किस विलयन में डालने पर सफेद अवक्षेप प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था और सेम वही क्वेश्चन आ गया, यानी कि क्वेश्चन तो दोस्तों अलग था लेकिन जो एग्जाम्पल मैंने एक दिया था तो सेम वही एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। इसने क्या कहा दोस्तों, कॉमन साल्ट का साल्ट होता है NaCl, तो NaCl में क्या मिलाएं जिससे दोस्तों एक वाइट जो सोल्यूशन बनेगा उसमें वाइट प्रेसिपिटेट भी बनेगा। तो दोस्तों जब हम NaCl में AgNO3 बनाते मिक्स करते हैं, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सोडियम क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, AgCl बनेगा, और साथ में दोस्तों सोडियम यहाँ पे नाइट्रेट बनेगा NaNO3। तो जो AgCl है दोस्तों ये हमारा क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो ये आपसे पूछा था कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा जब हम NaCl में क्या जोड़ेंगे, वो आपको बताना था AgNO3 जोड़ेंगे, यानी कि ऑप्शन ए वाला दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और पिछली वीडियो में दोस्तों कौन सा आया था, व्हाइट प्रेसिपिटेट वाला, ये दोनों आपको ध्यान में रखने पूछे जा सकते हैं कि जो बेरियम क्लोराइड होता है उसमें आपसे पूछा था, उसमें क्या ऐड किया गया, H2SO4 ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया, H2SO4। आपसे ये पूछा था कि किस में H2SO4 ऐड करें जिससे दोस्तों व्हाइट प्रेसिपिटेट बने, बेरियम सल्फेट। तो दोस्तों बेरियम क्लोराइड में अगर हम H2SO4 जोड़ेंगे, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है ना, उससे दोस्तों क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा जो कि व्हाइट पीपीटी होता है, और HCl हाइड्रोक्लोरिन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। तो दोनों दोस्तों एग्जाम्पल आपको याद रखने व्हाइट प्रेसिपिटेट वाले। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, द एसिड प्रेजेंट इन स्टमक ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज, यानी दोस्तों स्वस्थ व्यक्ति के जो आमाशय में स्टमक में एसिड होता है, अम्ल होता है, वो कौन सा होता है, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। तो बहुत ही दोस्तों इजी क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट इसका आंसर पता होगा। दोस्तों कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है उसके पेट में, स्टमक में यानी कि आमाशय में कौन सा दोस्तों एसिड होता है, आपको पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसको HCl बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, ऑन हीटिंग हाइड्रेटेड साल्ट टू ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको POP बोलते हैं, इज ऑब्टेन्ड दिस साल्ट इज, यानी दोस्तों एक जल युक्त लवण है जिसको 100 डिग्री तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्राप्त होता है। तो वो लवण आपको बताना है वो साल्ट कौन सा है। दोस्तों
ये भी अगर आपको इक्वेशन याद है, इसकी रिएक्शन याद है, तब आप डायरेक्ट इसको बता सकते हो। दोस्तों जो कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है जिसमें दोस्तों 2H2 होते हैं, जब उसको दोस्तों हम हीट करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, ठीक है ना, और दोस्तों जो हाइड्रेटेड है ये कितना रह जाता है, हाफ हाइड्रेटेड रह जाता है, 1/2H2 रह जाता है। ये हमारा दोस्तों क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP बनता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना, यानी कि CaSO4 और 2H2 यहाँ पे आएगा। इसको जब हम हीट करेंगे तो POP बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक वाला क्वेश्चन है। एन एसिडिक ऑक्साइड इज फाउंड बाय द एलिमेंट, अम्लीय ऑक्साइड बनाने वाला तत्व कौन सा है। अब ये खतरनाक क्वेश्चन क्यों दोस्तों, यहाँ पे देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ एक बार अपने आप, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों, एसिडिक ऑक्साइड आपको बताना है कौन बनाता है। दोस्तों आपको पता होगा जो नॉन मेटलिक मेटल्स होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एसिडिक क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों दूसरी साइड अगर हम मेटल की बात करें, मेटल जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होती है। कैसे होते हैं, बेसिक होती है। अब आपको बताना है कि एसिडिक कौन बनाएगा। अब एक बात तो पता है दोस्तों, जो इसमें नॉन मेटल होगा वो एसिडिक बनाएगा और जो मेटल होगा वो बेसिक बनाएगा। के यानी पोटासियम और सी यानी कैल्शियम, ये दोनों दोस्तों मेटल है, ये तो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन दोस्तों कार्बन हमारा क्या है, नॉन मेटल है। और दोस्तों आपको पता होगा हाइड्रोजन भी नॉन मेटल होता है। अब ये दोनों क्या बनाएंगे दोस्तों, अगर दोनों नॉन मेटल हैं तो नॉन मेटल तो क्या बनाते हैं, बेसिक बनाते हैं। लेकिन दोस्तों ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हाइड्रोजन है इसकी ऑक्साइड क्या बनती है, H2O बनती है। क्योंकि हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो H2O बनेगा। ये दोस्तों क्या होता है, हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड होती है। कैसी न्यूट्रल, ये बेसिक भी नहीं होती, एसिडिक भी नहीं होती। तो जो कार्बन की बनेगी दोस्तों, कार्बन की ऑक्साइड बनेगी CO2। अब कार्बन की भी दो ऑक्साइड होती है, एक तो CO, एक CO2। CO तो दोस्तों न्यूट्रल होती है, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो CO2 बनेगी दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारी दोस्तों एसिडिक होती है, तो आपको ध्यान में रखना है। और कार्बन मोनोऑक्साइड CO दोस्तों, ये एसिडिक नहीं होती, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी वाला, डी वाला कार्बन आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कोरस्पॉन्ड्स टू डेथ ऑफ ए मेटल, यानी निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु के विन्यास के अनुरूप है। आपको बताना है दोस्तों कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेटल का है। सबसे पहले 2,6, 2,6 यानी कि एटॉमिक नंबर बनेगा 8। और 8 एटॉमिक नंबर दोस्तों किसका होता है, आपको पता होना चाहिए। 8 एटॉमिक नंबर दोस्तों किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। 2 और 8 10, 10 एटॉमिक नंबर दोस्तों किसका होता है, 10 तो जो एटॉमिक नंबर है दोस्तों वो नियोन का होता है, ठीक है ना। उसके बाद 11, 11 दोस्तों सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद 8, यहाँ पे 10 और 7 17, 17 दोस्तों किसका एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का। अब इनमें से दोस्तों आपको बताना है मेटल कौन सा है, ठीक है, कौन सा मेटल है। दोस्तों ऑक्सीजन हमारी गैस है, नॉन मेटल है, नियोन भी और क्लोरीन भी। लेकिन सोडियम हमारा क्या होता है, मेटल होता है। यानी कि 2 8 1 हमारी जो कन्फिग्रेशन है मेटल की कन्फिग्रेशन है। और एक आपको डायरेक्ट याद रखना है, जब भी दोस्तों लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए या फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, आपको समझ जाना है वो किसके दोस्तों, मेटल की क्या दोस्तों कन्फिग्रेशन है। अगर दोस्तों लास्ट में 3 आए, 4 आए, 5 आए और 6 आए और 7 आए, ठीक है ना, ये 8 भी आ जाए यानी कि फुली फिल्ड हो, तब आपको समझ आना है कि वो नॉन मेटल की है। और ये दोस्तों मैं कब तक बता रहा हूँ आपको, अगर आप आपके दोस्तों मतलब कि 10th क्लास में हो तो लगभग दोस्तों 20 से 30 तक आपको याद करने हैं। तो वहां तक आपको ध्यान में रखना है। अगर कन्फिग्रेशन में 1 2 आए लास्ट में तो मेटल होगा। अगर 3 से 6, 3 4 5 6 7 8 तक आए तो नॉन मेटल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स पोजेस बोथ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, यानी दोस्तों निम्न में से कौन सा जो अणु है, मोलिक्यूल होगा जिसमें एकल और युग्म दोनों अबंध होंगे, एकल भी और युगल भी, यानी सिंगल बॉन्ड भी होंगे, डबल बॉन्ड भी होंगे। नाइट्रोजन दोस्तों हम ऐसे लिखते हैं जिसमें इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इथीन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों इथीन कैसे पड़ेगा, H होगा, फिर यहाँ पे भी H होगा, फिर यहाँ पे C, यहाँ पे H होगा और यहाँ पे H होगा, C2H4 ये इथेन का फॉर्मूला होता है। इसमें दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी आया है, ठीक है ना, ये देखो H के साथ, और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी आया है। तो सिंगल और डबल दोनों इथीन में आया है। ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन में दोस्तों डबल बॉन्ड होते हैं, ये भी नहीं होगा। इथाइन में दोस्तों क्या होते हैं, ट्रिपल और सिंगल होते हैं। अगर ट्रिपल और सिंगल पूछता तब इथाइन होता, अब यहाँ पे डबल और सिंगल पूछा है तो इथीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ओनली ट्रिपल पूछेगा नाइट्रोजन, ओनली डबल पूछेगा ऑक्सीजन, डबल और सिंगल पूछेगा तो इथीन, ट्रिपल और सिंगल पूछेगा तो इथाइन हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन
आयरन इज कोटेड विद अनदर मेटल, द अदर मेटल इज, यानी गलवनीकरण के दौरान लोहे को दूसरे एक धातु से आच्छादित किया जाता है, यानी उसकी परत चढ़ाई जाती है, तो वो दूसरी जो धातु है वो कौन सी है? कॉपर है, क्रोमियम है, या फिर स्ट्रोंशियम है, या फिर दोस्तों क्या है हमारी जेडन है, जिंक है। एसन दोस्तों टिन को बोलते हैं, स्ट्रोंशियम, ठीक है ना, टिन इसको बोल देते हैं। तो CuCr जिंक कौन सी दोस्तों आपके यहाँ पे राइट आंसर होगी? दोस्तों गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, आयरन के ऊपर हम जिंक की परत चढ़ाते हैं, तो जिंक यानी जेडन आपका ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। और जिंक की परत इसलिए चढ़ाते हैं, जिंक दोस्तों क्या है, कम रिएक्टिव है, किससे? इसकी जो क्रियाशीलता है वो कम होती है Fe के मतलब कि अगर Fe के साथ कंपेयर करें, आयरन के मुकाबले दोस्तों कम क्रियाशील है, तो जल्दी रिएक्ट नहीं करता, तो जंग नहीं लगती आयरन पे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द पेयर ऑफ एलिमेंट्स बोथ ऑफ विच एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, कौन से दोस्तों तत्व है, ठीक है ना, कौन से तत्व के युग्म है, कौन से एलिमेंट का पेयर है जिसमें दोनों तत्व क्या है, श्रृंखलन को दर्शाते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं। दोस्तों कैटिनेशन प्रॉपर्टी वो शो करते हैं जिनकी लास्ट जो शेल होती है वो क्या होती है, हाफ फिल्ड होती है, यानी कि उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे कार्बन और कैल्शियम है, कार्बन की कन्फिग्रेशन 2-4 है, लेकिन कैल्शियम में दोस्तों 2-4, यानी कि लास्ट सेल में 4 नहीं होते, ठीक है ना, तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कार्बन की 2-4 और सिलिकॉन की दोस्तों कन्फिग्रेशन होती है 2-8-4, तो इन दोनों में दोस्तों लास्ट जो सेल है आउटर मोस्ट उसमें 4-4 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों दोस्तों क्या करेंगे, कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करेंगे, एग्जिबिट करेंगे। तो कार्बन एंड सिलिकॉन ऑप्शन बी वाला दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे सेल्सियस पे किसी गैस का आयतन कितना होता है? द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितनी होगी गैस की, आपको बताना है। एक बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कभी भी वॉल्यूम जीरो नहीं होती, जीरो नहीं होती दोस्तों कभी वॉल्यूम, क्योंकि अगर वॉल्यूम जीरो होगी तो वॉल्यूम ही नहीं है ना, वो वॉल्यूम दोस्तों कभी भी जीरो नहीं होती। लेकिन हम दोस्तों आइडियल गैस की वॉल्यूम मान लेते हैं जीरो, किसकी? आइडियल गैस की वॉल्यूम जीरो मानते हैं, अदरवाइज दोस्तों वॉल्यूम जीरो नहीं होती, ठीक है ना। और जीरो से कम नेगेटिव में तो कभी भी नहीं होगी, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो कट हो गया और दूसरा ऑप्शन भी दोस्तों यहाँ पे लगभग कट ही हो गया, क्योंकि जीरो वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना। दोस्तों जो वैल्यू होगी, आयतन होगा, जो वॉल्यूम होगी, जो है ना, यानी आयतन होगा, जो वॉल्यूम होगी, जो वो क्या होगी, ना तो जीरो से कम होगी ना ही जीरो के इक्वल होगी, वो दोस्तों क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो गैस की वॉल्यूम है वो जीरो से ज्यादा होगी। ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है, इन ए लेबोरेटरी एक्सीडेंटली फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड गेट्स स्पिल ओवर द हैंड ऑफ ए स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन। यानी एक प्रयोगशाला में काम करते हुए एक सांद्रीय अम्ल की कुछ बूंदे एक विद्यार्थी के हाथ पर छिटक गई, उसे आराम पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपको बताना है। तो बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए है न्यूट्रलाइज द एसिड विद स्ट्रॉन्ग एल्काली, यानी अम्ल को हम सांद्र क्षार के द्वारा उदासीन करेंगे, उदासीन उसको करना चाहिए। वॉश द हैंड विद सैलाइन वाटर सोल्यूशन, हाथ को नमकीन घोल से धोना चाहिए। आफ्टर वॉशिंग द हैंड्स विद प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाइंग सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन इट, यानी कि हाथ को बहुत ज़्यादा पानी से धोने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल को उसके ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों, वॉश द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई ए पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि हाथ को तुरंत ढेर सारे पानी से धोने के बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम बोलते हैं, जो कि दोस्तों NaCO3 होता है, ठीक है ना। क्या होता है? NaCO3, इसको दोस्तों हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, तो इसको लगाएंगे। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड एसिड है वो दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, खतरनाक होता है। अगर वो दोस्तों किसी के हाथ पे गिर गया है तो सबसे पहले तो दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी में हाथ को धोना है। उसके बाद क्या लगाना है, उसके बाद दोस्तों जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम इसको बाइकार्बोनेट भी बोलेंगे, ये सिंपल इसको दोस्तों जनरल इसका नेम क्या होता है, बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं। तो उस पर क्या लगा लेना है, बेकिंग सोडा लगा लेना है। इससे दोस्तों क्या होगा, जो बेकिंग सोडा है वो बेस होता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है ना। जो भी दोस्तों इफेक्ट होगा उसको खत्म कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और आराम पहुंच जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या है, ये भी तो दोस्तों क्या है, स्ट्रॉन्ग एल्काली, बेस भी तो न्यूट्रलाइज कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस लगाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग दोस्तों, जैसे दोस्तों एसिड क्या क्रोजिव होते हैं ना, जलन, उनसे जलन होती है, इसी प्रकार अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा ये भी दोस्तों क्रोजिव होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, क्रोजिव होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस हम लगा नहीं सकते। हम क्या लगाएंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23,
क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ए इज 282, ठीक है ना, और बी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287। तो फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का जो ए और बी से मिलेगा, यानी ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। ए का तो है 282 और बी का है 287। इनका दोस्तों एक कंपाउंड बनाना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। दोस्तों अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे 282 है, 282 तो 2 और 8 10 और 2 12, ठीक है ना, और यहाँ पे 287, 2 और 8 10 और 7 17। ये दोस्तों मैग्नीशियम की होती है, किसकी होती है, मैग्नीशियम की, ठीक है ना। और ये किसका है दोस्तों, क्लोरीन का है, किसका, क्लोरीन का। अब दोस्तों सबसे पहले अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो इनकी वैलेंसी देखनी पड़ेगी। इसकी वैलेंसी कितनी है, प्लस के 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसको दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए 8 पूरे करने के लिए। वैलेंसी आपको पता होगी कि कितने इलेक्ट्रॉन या तो देगा या लेगा जो बाहर की आउटर मोस्ट शेल उसको कंप्लीट करने के लिए। अब ये 2 दे देगा तो बाहर वाली इसकी 8 हो जाएंगी, पूरी भर जाएगी। अब ये 1 ले लेगा तो 8 हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर -1 का चार्ज आएगा, तो इसके ऊपर +2 का चार्ज है, इसके ऊपर -1 का। और आपने दोस्तों क्लास 9 में पढ़ा होगा, 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे, तो Mg का 1 यानी कि 1 तो कुछ भी नहीं होता, और Cl2 हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा 2, तो MgCl2। ये दोस्तों आपका यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर बनेगा, यानी कि फॉर्मूला बनेगा किसका, कंपाउंड का। Mg यानी हमारा A था, Cl यानी हमारा B था, तो Ab2 आपका यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मूला बनेगा दोस्तों। ऑप्शन जो Ab2 यानी कि बी वाला ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की उसको अच्छे से याद कर लेना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एक क्वेश्चन तो पक्का आपके एग्जाम में आने की संभावना है। जिंक, कॉपर, आयरन और यहाँ पे सिल्वर, इनकी क्रियाशीलता का सही क्रम आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी कम है, उसको दोस्तों सीरीज को आपने याद कर लेना अपने हिसाब से, इससे क्वेश्चन आने की पक्का संभावना है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है, जिंक की ज्यादा होती है, फिर कम होती है आयरन की, फिर उससे कम दोस्तों कॉपर की, और सबसे कम दोस्तों किसकी, सिल्वर की। सबसे ज्यादा क्रियाशील दोस्तों, मतलब जो रिएक्टिविटी है मेटल की बात करें, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जिंक की होती है, फिर दोस्तों आयरन की, फिर कॉपर की, फिर एजी की होती है। ऑप्शन डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, ए गैस डीकलराइज एल्काइन KMnO4 सॉल्यूशन बट डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद AgNO3। यानी एक गैस है जो कि क्या करती है, एक एल्कालाइन सॉल्यूशन है, क्षारीय विलीन है KMnO4, इसको दोस्तों डीकलराइज कर देती है, रंगहीन कर देती है। लेकिन जो AgNO3 है, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट है, उसके साथ अवक्षेप नहीं बनाती। तो वो कौन सी है, CH4 मीथेन, या फिर C2H4, या फिर C2H2, या फिर C2H6, तो आपको बताना है। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा, ठीक है ना। और साथ ही आपको ये भी बताना है दोस्तों कमेंट में 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं जो आपको पहले ही आते थे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों जब भी मैं आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।